नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है भारत और मैं हूं ऐश्वर्य कपूर। और आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो आपसे कुछ क्षण पहले ही आखिरी सलाम, आखिरी सलूट, आखिरी विदाई जिसे कह सकते हैं, हमने सिर्फ जनरल रावत को ही नहीं, मिसेस रावत को ही नहीं, उन सभी वीरों को जो उस MI-17 जो उस चॉपर में बैठे हुए थे। आज सिर्फ आर्मी ही नहीं, आज अगर आप एक भारतीय हैं, आप आज भारत में हैं या भारत के बाहर, अगर आपके दिल में भारत है, कितनी टिप्पणियां, कितने मैसेज, कितनी कॉल विदेशों से आ रही हैं। मैं बता रहा हूं आपको, अमेरिका से लेके कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहां कहीं भारतीय बसा है, जहां कहीं भारतीय बसा है, आज उसकी आंखें नम है। जिस क्षण यह खबर आई कि भारत के वीर जवान और उसमें जनरल बिपिन रावत CDS खुद मौजूद थे, लोगों को विश्वास नहीं हुआ आखिरी क्षण तक, जब तक परसों शाम को, जब तक एयरफोर्स की वो प्रतिक्रिया, आधिकारिक टिप्पणी नहीं आ गई थी। सबको लग रहा था कि जनरल विल कम बैक, जनरल विल फाइट। But the worst news came, और तब से सारा भारत एक है। यह आखिरी सलाम, इस सब में कोई भी राजनेता हो, किसी भी पार्टी का राजनेता हो, ये सब एक साथ आ जाते हैं। सब, किसी को समझ नहीं आता कि ये, कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो, कोई नहीं, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं और आखिरी बार भी नहीं। आज मेजर गौरव आर्य मेरे साथ इस समय नहीं है, थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हैं, फॉर्मर DG इन्फेंट्री हैं, मेजर जनरल GD बख्शी साहब हैं, कर्नल JK सिंह है, कर्नल शैलेंद्र सिंह, ये सब है। मैं अगले कुछ मिनटों में आपके पास आ रहा हूं सर। लेकिन ये तस्वीरें जो आज आखिरी सलाम जनरल को और उनकी धर्मपत्नी को तो है ही, लेकिन उन सभी जवानों को भी, चाहे वो ब्रिगेडियर लीडर हों या बाकी वो सभी लोग जो उस MI-17 में मौजूद थे। कई बार लगता है कि जब आप इन पिक्चरों को डिस्क्राइब करने के लिए, अगर हम पैनल अपना दिखा सकें, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, मेजर जनरल GD बख्शी, कर्नल JK सिंह, कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, कई बार मन नहीं करता कि कुछ भी बोलें, मतलब नो वन वुड हैव एवर एक्सपेक्टेड दिस सर। मेजर जनरल GD बख्शी हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, लेफ्टिनेंट जनरल मैं आपके पास आ रहा हूं सर, एंड शैलेंद्र सिंह जी भी। तो लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद से मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद मेजर जनरल GD बख्शी, आप दोनों को रखिए, मेरे को हटा दीजिए, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल आप दोनों को रखिए, और बीच में डायरेक्टर साहब जनरल की वो तस्वीर राष्ट्रपति भवन वाली वो चलाई। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू सर, आज किसी से भी बात करें तो सब यही कहते हैं कि जनरल की ये तस्वीर, जनरल को हम ऐसे याद रखना चाहते हैं। We want to remember him as a soldier. लेफ्टिनेंट जनरल, जब इस तरह की चीजें हो जाती हैं, डेफिनेटली सर over to you. डेफिनेटली मैं जनरल रावत को सिर्फ एक पिक्चर याद रखना चाहता हूं कि उनका स्माइलिंग फेस, उनकी वर्दी, उनका गोरखा हैट, उनकी जो चाल थी, एक बड़ी अजीब और बड़ी इंप्रेसिव चाल थी, वॉकिंग स्टाइल, ये सब मेरे दिन में हमेशा परमानेंटली रहेंगी। मैं आपको फिर से बता दूं कि मेरा उनसे बहुत पुराना संबंध रहा है, 1990 से, जब वो मेजर थे और मैं ब्रिगेडियर था, और तब भी उनकी चाल यही थी जैसी उनकी चाल आज है और आज थी। मैं उनको ये इस पिक्चर से याद रखना चाहता हूं कि उन्होंने जब ये राष्ट्रपति के यहाँ जाके मेडल लिया, ये सबसे हाईली डेकोरेटेड हमारे सोल्जर हैं, कोई ऐसा डेकोरेशन नहीं है जो कि डिस्टिंग्विश्ड सर्विस और गैलेंट्री का इनके पास ना हो। डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के सारे मेडल हैं, गैलेंट्री के सारे मेडल हैं, सीनियर रैंक्स के गैलेंट्री के मेडल हैं। ऐसा इनको याद रखना पड़ेगा कि जितनी इन्होंने फॉर्मेशंस कमांड की, यूनिट से लेके कोर तक, वो सब इन्होंने फील्ड एरिया, कॉम्बैट एरिया में कमांड की। आर्मी हेडक्वार्टर में स्टाफ में कोई ऐसी ड्यूटी नहीं है जो इन्होंने अपॉइंटमेंट न किया हो। मैं समझता हूं, मैं इन बातों से इनको याद रखूंगा। उसी के साथ साथ
मैं मिसेस रावत को भी याद रखूंगा कि वो कितनी सहनशील, कितनी मिलजुल के रहती थी। उनको भी मैं जानता हूं, जब वो मेजर की वाइफ थी तब से लेके आज तक उनके प्यार में, उनके डेमिनर में, उनकी बातचीत करने में कोई बदली नहीं आई। मैं उनको उन पिक्चरों से याद रखूंगा। मैं उन पिक्चरों से याद रखूंगा जब भी हमें घर पे बुलाते थे, जब भी हमें कहीं मीटिंग में मिलते थे, जब भी कोई सोशल फंक्शन में मिलते थे, एकदम गले मिल के मिलते थे, एक हंसमुख व्यक्ति मिलते थे। मैं उन पिक्चरों से इनको याद करूंगा। मैं ये पिक्चरें नहीं देखना चाहता जो मुझे दिखनी पड़ रही हैं ज़बरदस्ती। ये पिक्चरें मुझे बहुत दुख पहुंचाती हैं। इन पिक्चरों को देखने से बड़ा दुख होता है, बड़ी इमोशनल फीलिंग होती है। मैं इन पिक्चरों के साथ इनको याद नहीं रखना चाहता। मैं इन पिक्चरों के अलावा वो जो पिक्चरें मैंने आपको कही हैं उनसे याद रखना चाहता हूँ। ज़िंदगी भर इनको उसी पिक्चर से देखना चाहता हूँ, चाहे सिविल ड्रेस में हो, चाहे मिलिट्री यूनिफॉर्म में हो, चाहे सेरेमोनियल यूनिफॉर्म में हो। मैं उन्हीं पिक्चरों से इनको याद रखना चाहता हूँ। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। जी देखिए, जैसे मैंने बताया, मेरा रिश्ता नाता बहुत दूर से जाता है, बहुत दूर तक जाता है पीछे। 1977 1980 मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में एक इंस्ट्रक्टर, बतौर इंस्ट्रक्टर एज ए कैप्टन पोस्टेड था। तब ये 78 में वहाँ पे आए थे फॉर हिज मिलिट्री ट्रेनिंग एज ए जेंटलमैन कैडेट। तब से मैंने इनको देखा हुआ है, तब से हमने इनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते देखा है। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ पास आउट हुआ। बड़ा रेयर डिस्टिंक्शन है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, और वो जो है फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द पासिंग आउट कोर्स। बहुत सारे लोगों ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ली हैं, बट उनके अर्ली बर्नआउट्स भी हो गए। यानी जो बहुत अच्छा कई बारी शुरू करते हैं बेचारे, वो सस्टेन नहीं कर पाते और वो कहीं रास्ते में दे फॉल बाय द वे साइड। Here was one man, we were very sure would was cut out for bigger things, और एक के बाद एक ये कॉम्बैट थिएटर्स में गए, कॉम्बैट एनवायरनमेंट्स में गए, जहाँ गोली इधर से जा रही, गोली उधर से जा रही, खुद घायल भी हुए, और सारे अलंकार जो जनरल साहब ने बताए हैं वो इन्होंने पाए। शायद ही कोई अलंकार छोड़ा हो, ना केवल सेवा सीरीज ऑफ मेडल्स जो कि तकरीबन सारे जर्नलों को मिल ही जाते हैं, लेकिन ये जैसे कि उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, ये साहब इतनी आसानी से नहीं मिलते। आपको फील्ड में अपनी, यू हैव टू पुट योर नेक एट रिस्क। दिस क्वालिफाइड हिम फॉर द हाईएस्ट अपॉइंटमेंट, मतलब इनको चीफ के लिए क्वालिफाई किया क्योंकि कॉम्बैट एक्सपीरियंस था इनके पास अंडर हिज बेल्ट। सिचुएशन ऑफ द फॉग ऑफ वॉर, सिचुएशंस ऑफ अनसर्टनिटी जब तक आप फेस ना करें मैदान जंग में, यू आर नॉट फुली क्वालिफाइड फॉर द होल्डिंग द हाईएस्ट अपॉइंटमेंट्स। ये इनके पास था। नॉट ओनली डिड ही बिकम अ वेरी सक्सेसफुल चीफ, जो डोवल डॉक्ट्रिन जो इनंसिएट की गई थी कि साहब अब हम 30 साल चुपचाप मार खाते आए हैं पाकिस्तान से, टेररिस्टों से, अब हम पलटवार करेंगे। पहला पलटवार इनके टाइम में हुआ जो कि उड़ी का जो पलटवार था, और दूसरा जो पलटवार उससे भी भीषण हुआ बालाकोट का, वो भी इनके समय में हुआ। तिलमिला गया पाकिस्तान, सर बिल्कुल बैठ गई। 22 महीने तक कुछ नहीं किया, जबकि हमने 370 हटाया, हमने 35A हटा दिया, केवल चैं करी वर्ल्ड फोरम्स में, कोई बड़ी टेररिस्ट वारदात अंजाम नहीं दे सका। तब चीन ने घबरा कर कि ये तो एसिमेट्रिक युद्ध ही खत्म हो गया है, वो लद्दाख में हमारे ऊपर चढ़ाए साहब। इन्होंने चीन को रिस्पांस किया। हालांकि कोविड का टाइम था, हम सरप्राइज से वी वर टेकन बाय सरप्राइज, लेकिन इन्होंने सोल्जर फॉर सोल्जर, गन फॉर गन, टैंक फॉर टैंक मैच कर दिया और सुपरसीड कर दिया। गलवान में पीटा, हमारे सिपाहियों ने चीनी सिपाहियों की अच्छी तरह घज निकाली, और उसके बाद जो कैलाश रेंज पे हमने उनको आउट मनूवर कर दिया। चीन भौचक्का रह गया, समझ आ गया कि उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, सौदा महंगा पड़ गया। बिल्कुल मेजर जनरल। अब जो है सर, उसके बाद इन्होंने, देखिए आपने वो देखा वहां, हेलो, आप लोगों ने देखा वहां किस तरह इन्होंने रेवोल्यूशनाइज पैराडाइम शिफ्ट कर दिया वेपन एक्विजिशन सिस्टम में। चीन के जब ये झड़प शुरू हुई
3 स्क्वाड्रन हमारी एयरफोर्स में इन्होंने इंडक्ट कराए, एक सूट 30 का और जो 2 थे वो मिग 29 के। नेवी के मिग 29 ला के डिप्लॉय कर दिए लद्दाख में। देखा साहब आपने, ये नेवी के मिग 29 नेवी के मार्कोस लद्दाख में डिप्लॉयड थे। नेवी का जो मैरिटाइम रिकॉनेसा बोइंग एयरक्राफ्ट अमेरिकन था, जो कि बहुत अंदर गहरे दुश्मन के इलाके में देख सर्वेलेंस कर सकता, उसको ले आए। दिस इज कॉल्ड सिनर्जी, दिस इज कॉल्ड इनोवेटिवनेस। एब्सोल्युटली मेजर जनरल। और अब मैं जा रहा हूं कर्नल जेके सिंह और कर्नल शैलेंद्र सिंह के पास। मेजर जनरल, मैं आपकी बात समझ रहा हूं सर, और इसीलिए कर्नल शैलेंद्र सिंह और कर्नल जेके सिंह, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। लेफ्टिनेंट जनरल वापस आ रहा हूं आपके पास। कर्नल साहब, इसीलिए जब बात होती है तो उस समय से लोग बात करते हैं दैट जनरल इज नो मोर बट हिज थॉट प्रोसेस, और जो उन्होंने एक, जिसे हिंदी में कहते हैं चक्का शुरू किया, ऑफ दिस सिनर्जी, ऑफ दिस न्यू डेवलपमेंट्स, ऑफ दिस न्यू सिनर्जी विद इन द इंडियन आर्म फोर्सेस, वो चलती रहेगी। उनकी सोच, उनका काम जारी रहेगा, जिसकी एक झलक मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल दे रहे थे। कर्नल शैलेंद्र सिंह पहले और फिर कर्नल जेके सिंह के पास आ रहा हूं। कर्नल साहब। Oh, that is first with me? Yes, sir. Sir. Okay, great. एक बहुत हमारे आर्मी में ट्रेडिशन है इस बात की कि अगर आपने किसी भी ऑफिसर को जज करना है तो उसके जूनियर्स से पूछिए। मैं वो जूनियर हूं। सीनियर्स से कई बातें रह जाएंगी, लेकिन जूनियर्स के सामने कैसे वो रहे हैं, क्या उन्होंने किया है, क्या उन्होंने लोगों के लिए किया है। अगर 2 आउटस्टैंडिंग बात जनरल बिपिन रावत की एज अ जूनियर मैं नोटिस करता हूं, एंड दैट इज कि उनका कहना था मेरे को प्रपोजल नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या करोगे जी, एंड इज इफ इट इज इन द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। अगर आप सच बोल रहे हैं, अपने देश के हित में बात कर रहे हैं, इंडिया फर्स्ट को लेकर बात कर रहे हैं, तो आप करिए। यहां मेरे पास टाइम बर्बाद करके मत आइए कि जी क्या करूं, क्या करूं के लिए मेरे पास बहुत लोग हैं। आई वॉन्ट पीपल टू वर्क। जब उन्होंने इंडिया फर्स्ट का स्लोगन हमारे देश को दिया, तो आप मैं बता दूं कि ये वो वाला टाइम है जो इंडिया फर्स्ट सिर्फ मेरे फौज की जिम्मेवारी नहीं है कि अगर कोई कह दे कि नहीं जी ये तो उन्होंने दिया है तो फौज। इंडिया फर्स्ट इज एप्लीकेबल टू एवरी सिटीजन। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, इंडिया फर्स्ट के लिए करिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया फर्स्ट के लिए करिए, इंडियन इंटरेस्ट में करिए। अगर आप इकोनॉमिस्ट हैं तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि आपका देश कहां जाना चाहिए और उसकी तरफ काम करिए। बीट द वर्ल्ड एंड डू इट एनीवेयर एंड एवरीवेयर। कहीं पर भी, जहां पर भी आप हैं, वहां से खड़े होकर करिए। अगर ये स्लोगन मेरे हर देशवासी के दिल में छा जाए, आई थिंक दैट इज द बेस्ट ट्रिब्यूट वी कैन पे टू जनरल बिपिन रावत। एब्सोल्युटली। कर्नल जेके सिंह के पास आ रहा हूं और फिर आई एम गोइंग बैक टू लेफ्टिनेंट जनरल। कर्नल जेके सिंह, जब ये बात होती है कि जो चीज जनरल बिपिन रावत शुरू करके गए, पहले सीडीएस भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो जब पोजीशन बनाई गई तो बहुत उस पर राजनीतिक टीका टिप्पणी भी हुई। अ लॉट ऑफ कमेंट्स वर मेड सर। मैं औरों से भी पूछूंगा, लेकिन ये बात पहली बार देखने को मिली जिसके बारे में मेजर जनरल जीडी बख्शी बता रहे थे कि किस तरह से उससे पहले नहीं होता था। नेवी के मार्कोस कमांडोज, जो नेवी के स्पेशल कमांडोज हैं, उनको नॉर्थ में ले गए। तो इस तरह की सिनर्जी हमारी तीनों फोर्सेस के बीच में, और वो थॉट प्रोसेस और वो सोच, उस सोच के साथ जनरल ने भारतीय आर्म फोर्सेस को, सिर्फ आर्मी को नहीं, भारतीय आर्म फोर्सेस को इन नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने की वो प्रक्रिया शुरू की है। पर उस प्रक्रिया को हमें जारी रखना होगा। कर्नल, कर्नल के ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। आई विल गो बैक टू कर्नल, बट लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर, मेरा सवाल यही है कि लेफ्टिनेंट जनरल, इस काम को जारी रखना होगा, ये काम यहां रुक नहीं सकता। कर्नल, सॉरी सर, ये काम कतई रुक नहीं सकता जी। ये कार्य रावत साहब ने शुरू कर दिया है, ये कार्य अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तक पहुंचेगा। उनके सीडीएस के दौरान में अभी जनरल बख्शी साहब ने आपको काफ़ी कुछ बताया विस्तार पूर्वक। मैं एक छोटी सी बात उसी के में ऐड करना चाहता हूं कि जॉइंटमैनशिप उन्होंने कैसे अचीव कर ली इतने छोटे समय में। देखिए, मैं नॉर्दर्न कमांड में रह चुका हूँ, MGGS।
एक विंटर की स्टॉकिंग एक डिवीजन के लिए हमारे लिए मुसीबत हो जाती थी, परेशानी हो जाती थी कि एक डिवीजन की विंटर स्टॉकिंग हम कैसे करें। पासेस बंद हो जाते हैं, कुछ एयर मेंटेनेंस करनी पड़ती है, और जितनी 2-3 महीने के लिए सड़क खुलती है उसमें पूरी एक डिवीजन की मेंटेनेंस मुश्किल हो जाती है। जब चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया, चाइना ने जिस तरीके से वहाँ पे ऑपरेशनल सिचुएशन क्रिएट की और वो इतनी फौज वहाँ लेकर आ गए, उस फौज की मैचिंग फौज वहाँ इकट्ठा करना, उस नंबर को वहाँ लद्दाख में उनके सामने खड़ा कर देना एक बड़ी भारी लॉजिस्टिक इशू थी, बड़ी भारी लॉजिस्टिक चैलेंज थी। जितने वो हज़ारों और लाखों के हिसाब से सिपाही लाए, अगर वो 90 लाख सिपाही लाए तो जनरल रावत ने जॉइंटमैनशिप दिखा के 90 लाख वहाँ पे अपने जवान उनके बराबर की चोट के खड़े कर दिए। वो टैंक लेके आए, जितने टैंक बोला उतने टैंक हम लोगों ने वहाँ खड़े कर दिए, जितनी वो गन्स लाई उतनी गन्स हमने वहाँ खड़ी कर दी। कितने महीनों में ये कार्य अगर आप किसी नॉर्मल आदमी को दें, किसी नॉर्मल तरीके से करें तो ये 2 साल तक नहीं हो सकता। इन्होंने एक डिवीजन को लेके जो कि मुश्किल से 15-20 हज़ार का होता है, उसको बुला के 90,000 टोटल ट्रुप्स जो सुनने में आ रही हैं चाइना ने खड़ी की, इन्होंने खड़ी कर दी। वो कैसे हुआ? वो जॉइंटमैनशिप से हुआ। वो कैसे हुआ? हवाई एयरफोर्स ने उसमें मदद की, नेवी की उसमें मदद हुई। जैसे जनरल साहब कह रहे थे, बख्शी साहब, उन्होंने नेवी के उसमें योगदान लिया। यानी कि इस अपॉइंटमेंट के अंदर आते ही उन्होंने ये साबित कर दिया कि जॉइंटमेंट इज द फ्यूचर ऑफ द आर्मी, और वो करके दिखा दिया। वो आपके सामने एक नमूना हाजिर है। दूसरी बात आपने जो पूछी कि ये क्या आगे चल के इसी तरह, जी बिल्कुल चलेगा। इस रास्ते को रोक नहीं सकता आप, ये रास्ता बन गया है। ये रास्ते में अब सिर्फ सीमेंट लगाना है, इसके ऊपर बिटुमेन लगाना है, और एक आधा जो रास्ते में कोई बाढ़ आती है उसको हटाना है। अब लोग बाग तो इसमें रोड ब्लॉक लगाते रहेंगे, लोग बाग तो इसमें जैसे कहते हैं स्पीड ब्रेकर लगाते रहेंगे, लेकिन वो स्पीड ब्रेकर हमें रोक नहीं पाएगा अब, क्योंकि रास्ता बना दिया गया है। रास्ते पे चलेगी गाड़ी। अब ये चाहे जो भी बने सीडीएस, मैं ये भी कह सकता हूं आपको आज, जो भी बनेगा वो काबिल होगा, वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होगा, वो वेल एक्सपीरियंस्ड होगा, उसको ओवरऑल स्ट्रैटेजी का ज्ञान होगा। भारत सरकार उसी को बनाएगी सीडीएस जो इस काम के लिए पूरा सक्षम है। और वो जो शख्स आएगा, वो भी मैं कहता हूं, जनरल साहब मुझसे राजी होंगे शायद, कि भारत में जनरलों की कमी नहीं है। हाँ, सब किस्म के लोग होते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं, और अच्छे लोग ये पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन उनको ये फ़ायदा होगा कि जो रावत साहब कठिन काम का रास्ता बना गए हैं, उस पर चलना अब उनके लिए आसान हो जाएगा। उन्होंने एक रास्ता बना दिया कि ब्यूरोक्रेसी से कैसे डील करना है, उन्होंने रास्ता बना दिया कि पॉलिटिकल हायरार्की से कैसे डील करना है, उन्होंने रास्ता बना दिया कि सर्विस चीफ के साथ किस तरह डील करना है। वो रास्ते पर चलना अब थोड़ा आसान हो गया। रोड ब्लॉक अवश्य लगेंगे, स्पीड ब्रेकर्स अवश्य लगेंगे, लेकिन रास्ता साफ है, दिख रहा है। उस पर भारत सेना जॉइंटमैनशिप में चलेगी, थिएटर कमांड्स बनेंगे, बैटल ग्रुप्स बनेंगे, एक्विजिशन होगी। वो उसको अब रोकना बहुत कठिन हो गया है। चाहे जितने भी लोग इस चीज के अगेंस्ट हो, वो रोक नहीं पाएंगे इसको। अब मेजर जनरल जीडी बख्शी सर रोक नहीं पाएंगे, मेरे को बताया जा रहा है। खैर आज वो दिन नहीं उस पर बात की जाए सर, कल परसों बात करेंगे, आपसे पूछूंगा। मुझे बताया जा रहा है 2 हमारे फॉर्मर चीफ्स हैं ऑफ डिफरेंट सर्विसेज जिनका नाम चल रहा है अगले सीडीएस के लिए। लेकिन मेजर जनरल जीडी बख्शी, ये जो बात है, और जब पहली बार जब सीडीएस की पोजीशन बनाई गई सर, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि उस समय बहुत राजनीति हुई थी उस पर, लेकिन आज जब हम पीछे देखते हैं ये कि सीडीएस की पोजीशन को किस तरह से आपने बताया, जनरल साहब ने बताया कि किस तरह से यूज करते हुए चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, सबको दिया। लेकिन आज ये प्रूव हो जाता है कि 2021 में, 2020 में किस तरह से इट वाज द नीड ऑफ द आवर कि सिंक्रोनाइज करके तीनों फोर्सेस को एक साथ लाओ और फिर एक आदमी को बिठाओ जो तीनों को एक साथ कर सके, द फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। मेजर जनरल साहब देखिए, तमाम दुनिया के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, इंटर सर्विसेज कोऑपरेशन उनके लिए एक मस्ट है। I mean, there is no way but to have jointness, interoperability, inter-services cooperation, not just coordination, cooperation and synergy in planning and conduct of operations. और अमेरिका में तो ये जो रस्साकशी, खींचातानी, कोई इंडिया की बात नहीं है साहब। अमेरिका में 4 फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मरीन्स। इतनी ज्यादा खींचातानी हो गई, टर्फ वॉर्स हो गई कि अमेरिकन सेनेट को गोल्ड वाटर निकलसन एक्ट के तहत
रैम करना पड़ गया डाउन द थ्रोट्स ऑफ द सर्विसेज की साहब आप करेंगे। वहां साहब बात ऐसी है कि जो पॉलिटिशियंस हैं बहुत सारे सेना में सर्व कर चुके हैं। ये हमारे देश में ही तो तकरीबन एक बड़ा कुछ लोग रेजिस्ट कर रहे हैं कि सैनिक ना आए क्या कहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि मैं समझता हूं हम अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इतने पेट्रियाटिक लोग आपको और कहां मिलेंगे, इतने तजुर्बेकार लोग कहां मिलेंगे। खैर उन्होंने जो है ये जो सेनेट थी, जो पार्लियामेंट थी उनकी, उसने जबरदस्ती जॉइंटनेस करी। हमारे देश में जब कारगिल युद्ध हुआ और कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसने तब रेकमेंड किया था इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बहुत लड़ने के बाद साहब इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ तो आ गया और उसके पश्चात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कोई दशकों तक आगे पीछे नहीं दिखाई दिया। बड़ी हिम्मत है इस सरकार की कि आखिरकार इन्होंने दे टुक द नेटल बाय द हैंड और उन्होंने फैसला लिया कि जनरल रावत जो हैं, जनरल बिपिन रावत भारत के सर्वप्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनेंगे। उसमें उनको जो है उन्होंने अपनी जॉब तकरीबन खुद डिजाइन करी। उनको पावर उनके मांग पे, स्पेसिफिक मांग पे पावर्स ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी गई ताकि वो फाइनेंशियली बड़े बड़े फैसले ले सकें। उसके पश्चात साहब उन्होंने मिलिट्री विंग बनाया डिफेंस मिनिस्ट्री में और रियल इंटीग्रेशन करी सिविल और मिलिट्री की। एक जमाना ऐसा था कि अगर आप एमओडी में पोस्ट भी हो जाए तो आपको वर्दी पहनने से मनाही थी। ये सिविल मिलिट्री टर्फ वॉर थी उस वक्त और सिविल सुप्रीमेसी जाहिर करने के लिए वो ब्यूरोक्रेट्स जो है वो चाहते थे कि साहब ये बिल्कुल सिविलियन महकमा हो, इसमें कोई ना फड़के फौज वाला। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है उसमें वो मिलिट्री एक्सपर्टीज नहीं जो हम अमेरिका की सिविलियन डिफेंस ब्यूरोक्रेसी, यूके की सिविलियन डिफेंस ब्यूरोक्रेसी, रशिया की सिविल डिफेंस ब्यूरोक्रेसी में देखते हैं। उससे साहब हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में बहुत डिलेज आ रही थी, रेड टेप में मायर हो रहा था, दशकों लग रहे थे एक वेपन सिस्टम लाने के लिए। कई बार तो साहब हथियार जब तक आता था ऑब्सोलीट हो जाता था। ये बदलाव लाए हैं विपिन रावत, नंबर एक। नंबर दो, अब रही बात उन्होंने जॉइंटनेस इन ऑर्गेनाइजेशनल कि साहब ये जॉइंटनेस पर्सनल केमिस्ट्री ऑफ 3 चीफ्स पे ना छोड़ी जाए। जैसे 71 में हमने देखा बहुत अच्छी जॉइंटनेस थी लेकिन 3 चीफ्स की पर्सनल केमिस्ट्री थी और 8 महीने तैयारी के थे। सरकार ऊपर से कोऑर्डिनेट पे जोर दे रही थी, कोऑर्डिनेशन पे, तब जाके वो हुआ था और क्या शानदार रिजल्ट हमको हासिल हुए। बट वी कांट लीव इट टू चांस, इट हैज टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। और साहब अब उनका एक बहुत एम्बिशियस प्लान था कि जो हमारी 17 सिंगल सर्विस कमांड्स हैं उनको वो 4 कॉम्बेटेंट कमांड्स में रिड्यूस करना चाहते थे। 4 कॉम्बेटेंट कमांड्स, एक पाकिस्तान के बरखिलाफ, एक चीन के बरखिलाफ और मैरीटाइम कमांड इत्यादि इत्यादि। ठीक है साहब, बहुत सारे लोग वो वाकई में बड़े बड़े बहुत घबरा गए कि साहब इतनी जल्दी इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इतना बड़ा चेंज। कई लोगों का मत था और आई मीन टू सम एक्सटेंट दे हैव अ पॉइंट कि साहब हमारे देश पे राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां इस वक्त चरम सीमा पे है। चीन है, पाकिस्तान है का गठजोड़ है, तालिबान अफगानिस्तान में हावी हो गई है, तुर्की वहां से आंखें दिखा रहा है, यहां हमारे अपने देश में सोने पे सुहागा माओइस्ट लड़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट लड़ रहे हैं, पंजाब में आने की कोशिश कर रहे हैं, जिहादी हमारे घर में बैठे हुए हैं। इतने खतरे के टाइम क्या हमें इतना जो है शेकअप करना चाहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में टर्बुलेंस लानी चाहिए, सेल्फ जनरेटेड? क्या हम एब्सोल्युटली मेजर जनरल, मैं आपकी बात समझ रहा हूं सर। एक बहुत क्रिटिकल टाइम जब हमारा फेरबदल हो रहा है, अगर दुश्मन उस वक्त हमला कर दे। देखिए एक चीज होती है आत्मविश्वास जी, उनमें पूर्ण आत्मविश्वास था कि साहब ये मैं समझता हूं देश के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए, सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सही है, आई विल सी इट थ्रू।
एब्सोल्युटली। उन्होंने बोला कर्नल मुझे जेके कहा, सिंह, "दीदी, कर्नल साहब I am एक not और here to चीज, win a popularity contest." माफी चाहता हूं मैं मैं जनरल कोई साहब बोल रहा हूं। election कर्नल जीतने जेके नहीं सिंह, आया हूं मैं। कर्नल साहब आपका ऑडियो उस समय खराब था। मेरा एक और ये सवाल है, और मैं आज देख के मतलब दिल बिल्कुल ये भी लगता है कि कितना सिर्फ हम अपने जवानों की बात करते हैं, लेकिन मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल दोनों बैठे हैं, दी आर्मी फैमिलीज। और आज जब ब्रिगेडियर लीडर की युवा उनकी बेटी और उनकी धर्मपत्नी से जब उन्होंने बात की और वो शक्ति देख के ये लगा कि सिर्फ जवान नहीं, कर्नल, दी आर्मी फैमिलीज, हाउ स्ट्रॉन्ग आर दे, वो कितने मजबूत दिल के होते हैं। कर्नल जेके सिंह, बहुत सही, ये मैं दिल से बोल रहा हूं। आपने बताया। ये उस बेटी को देख के बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन शी वाज सो प्राउड ऑफ अ फादर एंड सो स्ट्रॉन्ग। कर्नल, आपने देखा कि उनके चेहरे पे मायूसी थी, एक लॉस का एहसास था, लेकिन साथ ही हिम्मत और गर्व भी था। भारतीय सशस्त्र सेनाओं में परिवार एक बहुत बड़ा मजबूत आयाम होता है किसी भी ऑफिसर के लिए। और वहां पर जब शादी करने के बाद जब पत्नियां आती हैं एक यूनिट में, तो वह अपने पूरे यूनिट को परिवार बना देती है। आज आपने देखा कि किस तरह से वहां पर एक सिपाही के पीछे, एक ऑफिसर के पीछे नारी शक्ति कितनी मजबूती से खड़ी होती है, तभी वो उस व्यक्तित्व को भी तराशती है और उसके यूनिट को भी तराशती है। बहुत अहम हिस्सा है आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन का। ये एक मात्र एसोसिएशन नहीं है, ये राष्ट्र धर्म है। और आज अगर आप आज मानवीय हिस्सा देखें आज के इस पूरे कार्यक्रम को, तो आज हमने देखा 2 पुत्रियों को मुखाग्नि देते हुए, कृतिका और तारिणी। आज आपने देखा किस प्रकार आशना ने अपने पिता के साथ बिताए हुए वे क्षण साझा किए पूरे देश के साथ। और ये आज सिर्फ अपने पिता की बेटी नहीं है, वो पूरे देश की बेटी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसलिए मैंने एक छोटी सी कविता कृतिका और तारिणी की कर्नल साहब को रखिए 30-70 सर जी। अगर आप इजाजत प्लीज सर, प्लीज। इजाजत की क्या बात है सर, प्लीज आप कैसी बात करें बताइए सर प्लीज। वीर पुत्री कृतिका और तारिणी ने जब ये आज मुखाग्नि दी, तो मेरी कलम अपने आप चल पड़ी। कॉल बेल बजने पर, दरवाजा खटखटाने की आवाज पर मैं अनायास दौड़ जाती हूँ। समय की प्रतीक्षा आंकती हूँ, खिड़कियों से झांकती हूँ, दरवाजे पर आती हूँ। टेलीफोन बजता नहीं मगर फिर भी मैं उठाती हूँ। शांत वीरान खालीपन से निपटती हूँ, फिर अंधेरों से चुपचाप बातें करती हूँ। तभी बादलों के बीच शौर्य से भरा पापा मम्मी आपका चेहरा छा जाता है। मेरे अनंत आकाश में चुपचाप गर्व अनायास आ जाता है। उन गिरे हुए पत्तों को पापा तुमने जो उठाया था, जो वादियों में हर पहाड़ी के साथ उठते और गिरते थे, आप तो सदा आकाश में बेखौफ फिरते थे। आज देश के हर तरफ एक ही शख्सियत आपका, आपके साथ अन्य शहीदों का सम्मान दिखा। कांपती दुर्बल उंगलियों से मेरे पापा आज फिर आपका हमने नाम लिखा। मैंने उन गीतों को भूला नहीं है जो हमने साथ साथ मिलकर गुनगुनाए थे, उन लम्हों को जो हमने साथ साथ बिताए थे। उंगली पकड़कर उन वादियों में, वो दरिया के किनारे प्यार से मुझे भींचकर चमकते पत्थरों के साथ मेरे ग्लास में आपने चाय गिराने की आवाज दरिया के दौड़ने की आवाज से हमेशा ऊपर होती थी। नदी के शोर में भी कभी नहीं सोती थी। परसों जब आप दोनों गए थे, मुझे आलिंगन में भरकर प्रार्थना मेरे होठों पर था, विश्वास मेरे दिल में था। पर जब आपके लिए जब एक बेहद दुखद संवाद आया, मेरे जीवन का पूरा अर्थ चरमराया। मेरी आंखों से आंसू बह गए, गर्व भी दर्द भी दोनों कोर में रह गए। जीवन के कुछ पल यूं ही उधार रह गए। मैंने आपका साथ इतना ही पाया, यह विधाता का विधान समझ नहीं आया। ऐसा लगा कि ये घायल चिड़िया लहूलुहान
अपने घोंसले में आते आते रह गई, कुछ बेबसी के, कुछ गर्व के अक्षर कह गई, कुछ अधूरे कर गई, हमेशा हमें छोड़कर चली गई। आंखों से दूर देखते हुए भी हर वे खुशी के लम्हे, हर वो जगह जहां हमने आइसक्रीम खाई थी, पापा जहां आपने चाय प्यार से पिलाई थी, याद आती है, ईश्वर से एक ही फरियाद लाती है, अगले जन्म में मुझे आपका ही साथ चाहिए, थामने के लिए आपका ही हाथ चाहिए। हाँ पापा, हाँ मम्मी, आपका ही साथ चाहिए थामने के लिए। कर्नल शैलेंद्र सिंह, कर्नल साहब की कविता, वो लाइन मैंने सुनी, हर एक कोई भी बेटी उससे रिलेट कर सकती है, कोई भी बाप उससे रिलेट कर सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, मेजर जनरल, मैं आ रहा हूं सर, लेकिन कर्नल शैलेंद्र सिंह, जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो एक सवाल भी खड़ा होता है, और हमने देखा उस पर राजनीति होने लगी है। मैं मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल से भी पूछूंगा, लेकिन कर्नल, आई एम आस्किंग यू फर्स्ट। हमने देखा कि टिप्पणी आई, चीन, हाँ चीन हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, पाकिस्तान हो, मैंने ये आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि पाकिस्तान करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने भी, जनरल बाजवा ने भी अपनी श्रद्धांजलि दी जनरल को। बट चीन के जिस तरह से आप देख रहे हैं टिप्पणी हो रही है जनरल साहब के ऊपर कि इंडियन आर्मी इज नॉट एट ऑल प्रोफेशनल, ये नहीं वो नहीं, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कर्नल साहब, कर्नल शैलेंद्र से? प्रोफेशनलिज्म पर मैं जरूर आता हूं, बट अगर आप मुझे एक सेकंड दे तो मैं ये जरूर बताऊंगा कि कर्नल जेके ने जो बोला उन 3 बच्चियों के बारे में, जी, ये वो 3 अकेली बच्चियां नहीं है, आप 11 की 11 फैमिली में चले जाइए जी, आपको ये स्पिरिट वहां दिखेगी, उनके पेरेंट्स में दिखेगी, उनके बच्चों में दिखेगी, उनकी पत्नी में दिखेगी जी। ये सिर्फ और सिर्फ जनरल बिपिन रावत और ब्रिगेडियर लीडर के घर में नहीं है, ये स्पिरिट उन 11 फैमिली जिन्होंने अपने घर का सपूत खोया है, उन सब घरों में दिखेगी। और अगर रिपब्लिक उसे ला पाए, आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट सर्विस इट विल बी डू टू द नेशन, टू शो ऑफ what those 11 families are going through. Will do that. And how they are brave. They are each much more brave, I can only tell you. Now coming to China. जी. China, I think, over a period of time, बड़ी क्लैरिटी से ये प्रूव होता है कि इज अ अपॉर्चुनिस्ट। वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखेगा और लेफ्टिनेंट जनरल, वो सिर्फ नेगेटिविटी देखेगा और कहीं कुछ नहीं देखेगा। एंड बाय द वे, इस इंसिडेंस में, इस एक्सीडेंट में चाइना के पास और है क्या? शंकर प्रसाद, चाइना इज एक्चुअली कमिंग डाउन टू शो देयर एक्चुअल कैरेक्टर। जी, कितना गिरा हुआ है वो अपनी सोच में, अपनी स्ट्रैटेजी में, अपनी ह्यूमन राइट्स में। दैट मतलब पूरी दुनिया एक चीज को एक्नॉलेज कर रही है, दिस इज नॉट द टाइम व्हेन यू डू सो कॉल्ड पॉलिटिक्स ऑब्लिक एनी काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक वॉरफेयर। लेकिन अगर चाइना कर रहा है तो वो सबको दिखता है कि उसका कैरेक्टर क्या है, कितना गिरा हुआ कैरेक्टर है। लेफ्टिनेंट जनरल, जब चाइनीज माउथपीस और चाइनीज गवर्नमेंट के इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, सच कमेंट्स आर नॉट ओनली ऑन द डिमाइस ऑफ आवर जनरल, ऑफ आवर फर्स्ट सीडीएस, दे आर ट्राइंग टू टारगेट द आर्मी सर। वो आर्मी और हमारी फोर्सेस के ऊपर जब वो ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं सर, तो उसके पीछे उनका एक पूरा सोची समझी रणनीति है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर, फर्स्ट वीक। चाइनीज की रणनीति अब काम नहीं करेगी जी। चाइनीज की रणनीति जो पुराने जमाने की थी अब वो कामयाब नहीं हो सकती। वो आपने देख लिया, डोकलम में देख लिया, आपने ईस्टर्न लद्दाख में देख लिया, आपने एक दफ़ा पहले 17 डिब में भी देख लिया था। तो देखिए अब चाइना की सोच में अगर वो तब्दीली नहीं करते तो और अच्छी मार खाएंगे। मैं समझता हूं कि पिछले 2-4 दफ़ा जो उनके साथ मुठभेड़ हुई है या जो उनके साथ कॉन्फ्रंटेशन हुआ है, उसके बाद वो समझ गए होंगे कि भारत सेना वो सेना नहीं रही जो 1962 की थी। भारत सेना के जो ओहदेदार हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, वो चाइना से कहीं भी लोहा ले सकते हैं। आपको मालूम होगा कि एक जवान भारत सेना का या 20 जवान भारत सेना के अगर गलवान में मार्टेयर होते हैं तो 90 उनके चाइनीज़ मार्टेयर करके आते हैं। चाइनीज़ के 90 आदमी, चाहे माने न माने, उनकी ग्रेव्स वहाँ दिखाई दे रही हैं।
वो मानना भी पड़ा उन्हें बाद में, कुछ अरसे के बाद। मानेंगे सर, 90 कहाँ आदमी मारे, 20 आदमी ने, तो वो जमाना गया कि जी बिल्कुल। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि चाहे भारत का एक सैनिक हो, एक सिपाही हो, या भारत का एक CDS हो, उससे लोहा लेना चाइना बंद कर देगा, ये मैं लिखा कर दे सकता हूं आपसे। दोबारा वो ऐसी हरकत करेगा तो ऐसी मार खाएगा कि जितनी उसकी वर्ल्ड के अंदर मिथ बनी हुई है, एक उसने मिथ बना रखी है कि आई एम द मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड, आई एम द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, आई वांट टू बिकम द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, आई वांट टू सरपास द यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड चाइना, एवरीबॉडी। ऐसा नहीं हो पाएगा। अब भारत यहाँ पर खड़ा है, भारत की डिप्लोमेसी उसको काम देखनी पड़ेगी, भारत की उसकी सैन्य शक्ति देखनी पड़ेगी, भारत किस तरह से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, भारत की डिप्लोमेटिक क्षमता कहाँ तक पहुँच गई, भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कर रही है, ये देखकर अब चाइना मुझे लगता है कि नहीं करेगा। और इसमें जनरल रावत का एक बहुत बड़ा हाथ है। सर मेजर जनरल GD बख्शी, सेम सवाल सर आपसे भी सर। मेजर जनरल साहब, देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि 1962 में जो चीन की फौज PLA हम पर चढ़ाई थी, वो कॉम्बैट हार्डन थी। 30 साल उसने सिविल वॉर में हिस्सा लिया था, फिर 30 साल, फिर वो 3 साल कोरिया में अमेरिकन के खिलाफ लड़ी थी और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके बाद वो खामपास के बरखिलाफ लड़ी थी तिब्बत में। इतना कॉम्बैट एक्सपीरियंस था। वो हमारा पंचशील का ज़माना था, गांधीगिरी का ज़माना था, लिहाजा हमको बहुत हमारी बेइज्जती हुई। लेकिन उसके बाद से साहब काया पलट हो गई है। आज सिचुएशन 180 डिग्री ऑपोजिट हो गई है। भारतीय सशस्त्र सेनाएं तब से आज तक लगातार लड़ती आई हैं। 65 का युद्ध, 1971 की शानदार जीत, कारगिल की फतेह, काउंटर टेररिस्ट, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, ये दुनिया की सबसे कॉम्बैट हार्डन्ड टेस्टेड आर्मी है। चीन में अगर आप देखें तो उनके जो वन चाइल्ड फैमिली नॉर्म है, इकलौते बेटे की, जिसे प्रिंसलिंग कहा जाता है। नेचुरली अगर मेरा एक ही बच्चा हो तो मैं तो उसको राजे की तरह पालूंगा। ऐसे बच्चे फौज में फिट नहीं होते साहब। और ये 4 साल की वॉलंटियर नहीं है, 4 साल की ये आते हैं कंस्क्रिप्शन पे, जबरदस्ती भेजे जाते हैं। इनका बस एक मुद्दा रहता है कि कैसे जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए, 4 साल पूरे करूं घर जाऊं। ये फौज लड़ने के काबिल नहीं है। पिछली लड़ाई इसने करी थी 42 साल पहले वियतनाम में, उसमें भी पिटे थे। अरे साहब, ये कोविड से लड़ रहे हैं वाहियात लोग, जो कि मैन टू मैन आके लड़ नहीं सकते। जब हमारे 20 इन्होंने शहीद किए तो इनके 100 के ऊपर हुए थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है साहब। तो ये अब कोविड से लड़ रहे हैं, ये दिखाते हैं किस किस्म के घटिया लोग हैं। पाकिस्तान ने भी कम से कम जो है प्रो फॉर्मा अपना रिग्रेट जाहिर किया, अपनी वो जो है शोक संदेश दिया कि वी आर सॉरी, आपके चीफ ऑफ स्टाफ डेड है। और यहां देखिए बदतमीज वाहियात, मौत जैसी, मौत के सामने तो साहब सब चुप हो जाते हैं। बिल्कुल सर, आप कम से कम चुप्पी रख सकते थे। ये 2% की प्रोपेगेंडा वॉर जीतने के लिए कि किसी ने ट्वीट किया कि साहब जो ताइवान में एक प्लेन क्रैश हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश ब्लैक हॉक का 2 साल पहले, उसमें उनका चीफ मरा था और उन्होंने कहा कि इसके पीछे लगता है चीन का साबोटाज था, चीन का हाथ था। ब्रह्मचलानी साहब ने भी ये हमारे ट्विटर पे ट्वीट किया। आग लग गई चीनियों को। अब ये सिर्फ वो प्रोपेगेंडा वॉर देख रहे हैं, ये यही कर सकते हैं, प्रोपेगेंडा वॉर, मैन टू मैन। हमारी फौज इनसे कहीं आगे है आज। और अगर इन्होंने लड़ने का दुस्साहस किया तो साहब इनको जो है ब्लडी नोज मिलेगा, इनके परखच्चे हिला देगी हमारी सशस्त्र सेनाएं। ये विश्वास से हम कह रहे हैं। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो कहा मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल आपने, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, 2006 के शुरू में, एब्सोल्युटली जनरल साहब, समय कम है सर, मेरे को एक छोटा सा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 2006 के शुरू में आपने जो कहा ना, आज की सेना, लेफ्टिनेंट जनरल चंद्र प्रसाद, 2006 में बीजिंग में खड़े होकर, चीन की सरजमी पर खड़े होकर हमारे तब के रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वही बोला था कि यह 1962 का भारत नहीं। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यही चीज रिपीट कर रहे हैं और करके दिखा रहे हैं। और जनरल रावत, जिनको आज आखिरी सैल्यूट भारत ने दिया है,
ये साफ उन्होंने जो शुरू किया है, उनका काम, उनके काम का जो चक्कर जिसे कहते हैं वो बंद नहीं होगा। सल्यूट टू ऑल ऑफ दोज 13 सर। और अभी अभी इंडियन एयरफोर्स की स्टेटमेंट आई है कि द लोन सर्वाइवर इन दैट ही स्टिल फाइटिंग, सो दैट्स वन पॉजिटिव न्यूज, that the lone survivor of that Mi-17 is still fighting it out. All the wishes 135 crore people of India wish for him, sir. Thank you so much, sir. I would have to take a short break. छोटी सी break ले रहा हूं।